भाई रिसेंट टाइम्स में बजट लैपटॉप्स कवर कर रहे हैं हम, वो वाले लैपटॉप्स जिनकी डिमांड हमारे को ज्यादा कमेंट सेक्शन में मिलती है। ऐसे ही एक HP विक्टस की डिमांड हमारे को मिली क्योंकि कुछ लोगों का ट्रस्ट नहीं बैठ रहा भाई Lenovo लॉक के ऊपर, Asus टफ किसी को लेना नहीं है, और भी अदर ब्रांड्स हैं भाई, सब कह रहे नहीं हमारे को HP के ऊपर ट्रस्ट है, आप HP के लैपटॉप रिव्यू नहीं करते। देखो सीधी सी बात है, HP के लैपटॉप ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं होते, बट स्टिल आपकी डिमांड थी, हमारी सप्लाई है पूरी, तो देखो करेंगे। ये है HP विक्टस i5 13420H के साथ RTX 4050 वाला, और ये लैपटॉप 75,990 76,000 का चल रहा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, एंड बाद में रेट ऊपर नीचे हो सकता है। और अभी के टाइम पे मैं कह सकता हूं काफी सस्ता 4050 का लैपटॉप है, वरना यूजुअली सारे 80 प्लस जा रखे हैं। सेल में कम गए थे, लेकिन सेल के बाद फिर से नॉर्मलाइज हो गया रेट। और अगर आपको रेट्स वगैरह चेक करने हैं ना, तो प्राइस ट्रैकर वगैरह एक्सटेंशन डाल लिया करो अपने ब्राउजर के अंदर, इससे पता लग जाएगा कि मिनिमम लैपटॉप कितना गया है, तो आप उतनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो नेक्स्ट सेल वगैरह के लिए। एंड ये जितनी पिछली जनरेशन वाले लैपटॉप है, इनके बढ़िया रेट कम होंगे। अभी आप रिव्यू देख लो, बाइंग चॉइस बाद में बना लेना, सारी अच्छाइयां बुराइयां सब कवर करेंगे। एंड अब नहीं खोल रहे, यहाँ पे कुछ ऐसा लैपटॉप हमारे को मिल जाएगा, और साथ में एक 200 वॉट का पावर अडाप्टर मिल जाता है। और जैसा हमारा विक्टस है वही अपना फुल पॉलीकार्बोनेट डिजाइन है। यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स अच्छा खासा भरपूर मिल जाता है, विक्टस की ब्रांडिंग है, वी लोगो मिल जाएगा। एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, हाथ से लिड आराम से ओपन हो जाती है, एंड मैक्सिमम कुछ 120-130 डिग्री तक जाती है। और कीबोर्ड फ्लेक्स ऐसा जिसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। एंड बॉटम से लैपटॉप कुछ ऐसा मिल जाएगा, टिपिकल HP विक्टस लुक। और जिस लैपटॉप का वेट है वो हमारे को बढ़िया गेमिंग लैपटॉप वाला है, यानी कि 2.3 kg वेट मिलता है, और चार्जर अगर इंक्लूड कर दोगे तो 2.83 kg के आसपास हो जाता है। और अच्छा खासा मोटा है लैपटॉप, 23.5 mm थिकनेस के साथ है, तो पोर्टेबिलिटी फैक्टर तो नहीं है, जैसे टिपिकल गेमिंग लैपटॉप होता है उसी कैटेगरी का है। और नीचे की तरफ हमारे इंटेक वेंट्स है, और पीछे की तरफ एग्जॉस्ट हमारे को मिलता है। लेफ्ट एंड राइट में कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है लैपटॉप का। और HP विक्टस और स्क्रीन वॉबल की बात ना करें, यस अच्छा खासा स्क्रीन वॉबल हमारे को इसके अंदर मिलता है। ब्रांड प्रोबेबली इस जनरेशन में जो अब विक्टस आएगा उसमें मैं चाहता हूं भाई सॉर्ट कर दे इस दिक्कत को, क्योंकि HP के फैन बॉयज भाई अलग ही हैं। और अगर आप देहरादून या उत्तराखंड से हो और आप लैपटॉप देख रहे हो अपने लिए ऐसा, या कोई भी टाइप का आपको लैपटॉप लेना है, तो आप लैपटॉप स्टोर विजिट कर सकते हो, जहां पे आपको सारी वैरायटी के लैपटॉप्स मिल जाएंगे, थिन एंड लाइट, गेमिंग, कन्वर्टेबल, एंड सारे पेमेंट मोड्स भी है वहां पे, कैश, क्रेडिट, EMI, जो भी आपको लेना हो। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाने से पहले कॉल व्हाट्सएप कर लेना एंड सही लैपटॉप स्टोर पे जाना। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को इंटेल कोर i5 13420H मिलता है, जो हमारा 8 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 4 P कोर्स है, 4 ही E कोर्स है। RTX 4050 मिलता है 6GB VRAM के साथ, 75 वॉट TGP के साथ। यस TGP कम है इस लैपटॉप की, और इसके बारे में आगे बात करता हूँ कि TGP से परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आता है कितना। और डुअल चैनल में रैम मिल जाएगी 16GB 3200 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड के साथ, यानी कि DDR4 रैम है। और आज की डेट में आप कोई भी 75-80,000 का लैपटॉप उठाओगे, सबके अंदर DDR5 आती है। HP being HP, मतलब वो है ना बाप दादा वाला हिसाब किताब, ये अपने हिसाब से स्लो चलते हैं भाई साहब। और 2 स्लॉट है, मैक्सिमम 32GB तक आप अपग्रेड कर ही पाओगे। एंड 512GB की Gen 4 SSD इसके अंदर मिलती है, और रीड एंड राइट स्पीड Gen 4 वाली है ही नहीं। 4300 Mbps के आसपास रीड स्पीड है, और राइट स्पीड तो बहुत ही खत्म 1800 के आसपास। और सिंगल ही SSD का स्लॉट है इसके अंदर, तो आपको स्वैप करनी पड़ेगी। प्रोबेबली पर स्लॉट 1 TB तक चला जाएगा, या 2 TB तक, जिसने अपग्रेड किया कमेंट करके बता देना। एंड कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए, और Xbox गेम पास 3 मंथ्स के लिए। Xbox गेम पास आपको शुरू में क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की आईडी लॉगिन करोगे ना, और 3 महीने के लिए बहुत बढ़िया लाइब्रेरी मिलती है, Day 1 रिलीजेस मिलते हैं। तो Xbox गेम पास के मजे ले लेना जिसने नया लैपटॉप लिया और जिसमें मिलता है। अब अगर इस प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं ना कंपेटिटिव प्रोसेसर से, जो लगभग इसी प्राइस पॉइंट के आसपास के लैपटॉप्स में मिलते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस ओके साइड है। जैसे Cinebench R23 आप देख सकते हो ना भाई, हमारे को 13500HX के बढ़िया स्कोर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा और भी प्रोसेसर है, वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हो, जो हमारे 70 से 80,000 के बीच में लैपटॉप्स आते हैं। और जो इसका GPU है, उसकी TGP को अगर कंपेयर करते हैं कंपेटिटिव लैपटॉप से, लाइक उसके अंदर हमने 65 वॉट भी रखा है, 105 वॉट हो गया, अलग अलग लैपटॉप है अप टू 140 वॉट तक। एंड इसके अंदर ग्राफिक्स कोर है हमारा 3D Mark Time Spy का, जो Lenovo लॉक में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड प्रीडेटर हो गया, या HP विक्टस ही हो गया 4050 120 वॉट वाला, उसके अंदर हमारे को बेटर नंबर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो 75 वॉट है उसकी वजह से परफॉर्मेंस GPU की कम मिलेगी। मतलब VRAM तो 6GB है सारे ग्राफिक्स कार्ड में, लेकिन पावर कितनी ले पा रहा है, जब पावर पुश मिलेगा तभी परफॉर्मेंस मिलती है। उसके बाद सिंथेटिक बेंचमार्क्स आप देख लो, Cinebench 2024 का नंबर ये रहा, Cinebench R23 जो आपने पहले देख ही लिया, Geekbench 6 का CPU वाला बेंचमार्क हो गया। तो जो CPU है हमारा मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है, कोडिंग के लिए बढ़िया है, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर वगैरह आप चला सकते हो। ओवरऑल डिसेंट CPU है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से, मतलब इससे बेटर भी आ सकते हैं। अभी आगे बताता हूँ कंपेटिटिव लैपटॉप्स वाले पॉइंट में। देन AI की परफॉर्मेंस के लिए हमने Geekbench 6 का AI बेंचमार्क निकाला, और जैसे कि डेडिकेटेड GPU है इसके अंदर, तो AI बेंचमार्क के स्कोर बढ़िया ही निकल के आते हैं। एक चीज दिमाग में डाल लो, कोई लैपटॉप के अंदर NPU है, दैट इज फॉर लो पावर्ड AI टास्क, जहां पे बैटरी एफिशिएंसी की बात होती है, लेकिन जहां पे परफॉर्मेंस होती है ना, जिसमें डेडिकेटेड GPU है, वो नेक्स्ट ही लेवल परफॉर्म करेगा। फिर चाहे कोई भी NPU कोई भी CPU बगल में खड़ा कर दो, तो इस चीज का दिमाग में रखना। तो जो आप थिन एंड लाइट लैपटॉप लेते हो ना,
उनके अंदर एनपीयू का कुछ फायदा है, रोल है। गेमिंग लैपटॉप में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कैसे भी आप एआई टास्क कर सकते हो लोकली, बाकी मशीन टू मशीन भी वेरी करता है। एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस में पीसी मार्क 10 किया हमने, 6000 प्लस स्कोर निकल गया। क्रॉस मार्क का बेंचमार्क आप अपने सामने देख सकते हो, जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह हमारे को मिल जाएगी। तो ये नंबर्स कंपेयर करने के लिए ठीक है। एंड जिस प्राइस का लैपटॉप है और जो बेसिक काम है वो ये आराम से करा देगा। फिर आती है जीपीयू की परफॉर्मेंस, जैसे ब्लेंडर बेंचमार्क आप देख सकते हो 2400 के आसपास स्कोर निकल गया। फिर BMW का रेंडर टेस्ट हमने निकाला जीपीयू में, 27 सेकंड्स में निकल के आ गया। और 3D मार्क टाइम स्पाई का स्कोर आप देख सकते हो, ओवरऑल स्कोर एंड जीपीयू एंड सीपीयू का। फिर हमने गीकमैन 6 का ओपन सीएल निकाला जो जीपीयू के लिए होता है 81,000 प्लस। एंड VR मार्क का बेंचमार्क भी गया जिसके अंदर 9600 प्लस स्कोर निकल गया। तो अगर आपको VR गेमिंग करनी है ना तो वो भी ये लैपटॉप करवा देगा। बाकी रेजोल्यूशन बहुत मैटर करता है VR में, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो गेम टू गेम। तो जो जीपीयू है यहाँ पे आपको 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाले टास्क करने हैं तो बिगिनर, एंट्री लेवल वाले आप कर पाओगे। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है भाई, लोग सस्ते सस्ते जीपीयू में भी गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है ना किस टाइप का आप काम कर रहे हो उसके ऊपर। तो यहाँ पे एंट्री लेवल वाले आप जीपीयू इंटेंसिव टास्क कर पाओगे, एंट्री लेवल से थोड़ा और ऊपर मान लो, बिकॉज जीपीयू में रेंज बहुत है ना यार, ये 40-50 है, दैट टू 75 वॉट। उसके बाद प्रोडक्टिविटी की परफॉर्मेंस में पिजेट बेंच फॉर प्रीमियर प्रो जिसके अंदर 6400 स्कोर निकल गया है। देन पिजेट बेंच फॉर डाविंची रिजॉल्व इट इज 5000 प्लस एंड फोटोशॉप के अंदर 5900 प्लस। तो आपको अगर वीडियो एडिटिंग करनी है, लाइक 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी हो, वो ये सीपीयू आराम से करवा सकता है। बट उसके अंदर वही है, ज्यादा लेयर्स ऐड ऑन होंगी, ज्यादा ट्रांजिशन है, ज्यादा इफेक्ट्स है, तो आपको लैग स्टटर मिल सकता है, बट कैपेबल है। वरना लोअर रेजोल्यूशन पे टाइमलाइन को रेंडर कर लेना, बहुत सारी चीजें होती है, एडिटर्स लोग समझ ही होंगे। और फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर आप इसके ऊपर किसी भी लेवल का चला सकते हो, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। एंड एक्सट्रीम टेस्टिंग कंडीशन, यानी कि 1 घंटे के लिए प्राइम 95 सीपीयू को 100% लोड पे डाला, इसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर्स हमारे 99 डिग्रीज तक गए, बट एवरेज वाज अराउंड 86 डिग्रीज। एंड उसके अलावा जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.5 गीगाहर्ट्ज तक टच तो हुई, लेकिन इतना गर्म होने के बाद वो 2.8 गीगाहर्ट्ज तक नीचे आ गई थी। और ये 1 घंटे की स्ट्रेस टेस्टिंग थी जो नॉर्मल यूजर नहीं करता। इसमें हम चेक करता है सिस्टम क्रैश तो नहीं हो रहा, बंद तो नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर कोई दिक्कत आई नहीं, लैपटॉप बढ़िया चल रहा था। फिर सेम जीपीयू के साथ किया हमने 1 घंटे के लिए, एंड जीपीयू मैक्सिमम हमारा 76 वॉट तक गया था, 74.7 वॉट का एवरेज है, और टेम्परेचर्स भी अराउंड 80 डिग्रीज तक मैक्सिमम गए थे। तो सिस्टम स्टेबिलिटी से काम कर पाता है, एंड एज पर प्राइसिंग जैसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए वैसी ही देता है। मेनली गेमिंग की परफॉर्मेंस एक बार वो भी देख लो। सबसे पहले वैलोरेंट, वही 250 एवरेज एफपीएस मिलते हैं, जैसे हमारा सीपीयू के अंदर 13420H, और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। यहाँ पे सीपीयू मैक्सिमम 40-45 वॉट तक ही पावर ड्रॉ करता है, और उसके हिसाब से जो थर्मल्स है ठीक ठाक मैनेज कर रहा है। और जो रूम टेम्परेचर है वो 27-29 डिग्रीज के आसपास है। और नेक्स्ट गेम CS2, यहाँ पे हमारे को एवरेज 120 एफपीएस के आसपास मिल जाते हैं। और थर्मल्स वगैरह में ऐसा कोई जंप आया नहीं, अभी 2 ही गेम हुए हैं। और सेटिंग्स को हाँ वेरी हाई पे रखा था हमने, तो यहाँ पे प्लेबल एफपीएस मिल जाते हैं। देन GTA 5, यहाँ पे भी वेरी हाई सेटिंग्स है, 1080p रेजोल्यूशन है, और एवरेज इसके अंदर भी हमारे को 100-120 एफपीएस मिल जाते हैं। और जो सीपीयू टेम्परेचर्स हैं वो GTA 5 में हमारे बढ़ गए थे, क्योंकि हमारे जो सीपीयू वॉटेज है वो 50-55 समटाइम्स 58 वॉट तक जा रही थी। तो सीपीयू टेम्परेचर एकदम तय लगा 97 डिग्रीज तक। देन एल्डन रिंग हमने टेस्ट किया, एवरेज 50 एफपीएस मिल रहे हैं हमारे को, 45-50 और ये 60 एफपीएस लॉक गेम है। और जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो मैक्सिमम पे रखी थी, एंड जो रे ट्रेसिंग है वो भी मैक्सिमम पे। तो आप चाहो तो 60 एफपीएस भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंगली। उसके बाद RDR2 फेवर क्वालिटी, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, एंड DLSS एक तरफ ऑफ, एक तरफ क्वालिटी। एंड इसके अंदर भी हमारे को एवरेज 60-65 एफपीएस मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। और जो सीपीयू के टेम्परेचर है वो हायर साइड है अकॉर्डिंग टू द क्लॉक स्पीड एंड द वॉटेज, जितनी वो पुश कर पा रहा है। फिर साइबरपंक भी हमने टेस्ट किया, इसके अंदर अल्ट्रा सेटिंग्स रखी, एंड एवरेज हमारे को 50-55 एफपीएस मिल रहे थे ऑन रॉ परफॉर्मेंस। लेकिन अगर फ्रेम जनरेशन लगा लेते हो, जो 40 सीरीज का फायदा है भी हमारे को, तो उसके अंदर 100 एफपीएस तक चले जाते हैं। फिर उसी के अंदर अगर आप रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा कर देते हो तो रॉ परफॉर्मेंस में तो प्लेबल नहीं है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे आप 60-70 एफपीएस निकाल सकते हो। एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी में भी अल्ट्रा सेटिंग्स रखी थी, रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा रखा था। यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में भी प्लेबल एफपीएस निकल आते हैं 45-50 के आसपास, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आप उनको डबल कर सकते हो। एंड बाकी सारे स्टैट्स आप देखते रहना, सीपीयू जीपीयू के टेम्परेचर्स वगैरह, और रूम टेम्परेचर 27, 28, 29 डिग्रीज के आसपास था। उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज, यहाँ पे रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे रखा था। यहाँ पे इतना प्लेबल एफपीएस नहीं मिले, लेकिन अगर फ्रेम जनरेशन लगाते तो एवरेज 45-50 एफपीएस मिल जाते हैं। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस 2, एंड यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स रखी थी, फ्रेम जनरेशन इसके अंदर भी हमारे को मिलता है, एंड प्लेबल एफपीएस मिल जाते हैं यहाँ पे दोनों सिनेरियोज में। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, वेरी हाई सेटिंग्स एंड फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे रख के 60 एवरेज एफपीएस, रॉ परफॉर्मेंस इतने प्लेबल फ्रेम रेट नहीं है। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा, इसके अंदर अच्छे एफपीएस मिल जाते हैं, चाहे रॉ परफॉर्मेंस भी देख लो तब भी 55-60 एफपीएस है ही, एंड फ्रेम जनरेशन लगा के तो और भी बढ़िया एफपीएस है। 1080p में तो भाई 40-50 अच्छा परफॉर्म करता है। देन हेलब्लेड 2, रॉ परफॉर्मेंस हाई सेटिंग्स में तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फ्रेम जनरेशन जैसे लगाओ तो 70-80 एफपीएस के आसपास एवरेज मिल जाते हैं हमारे को। और जो जीपीयू की वॉटेज है वो 70-75 वॉट तक ही मैक्सिमम जाती है, वो आपने सारे गेम्स वगैरह में देख ही लिया होगा। समटाइम्स 77 वॉट तक चलेगी, जैसे ब्लैक मिथ वुकोंग आप देख सकते हो, वहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, फ्रेम जनरेशन लगा के 45 एफपीएस तक मिल जाते हैं। बट ये
सिनेमैटिक है, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग है। आप चाहो तो 7 FPS निकाल सकते हो कम सेटिंग्स करके। फिर उसी के अंदर अगर हम रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे करते हैं तो हमारी फ्रेम जनरेशन की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट रॉ परफॉर्मेंस में इतने अच्छे FPS नहीं है 1080p पे। देन स्पाइडरमैन 2 यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स है, DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन है राइट साइड में, एंड यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में अच्छे फ्रेम रेट नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो अच्छे प्लेबल FPS निकाल सकते हो। लेकिन अगर वहीं पे रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर देते हैं तो फ्रेम जनरेशन में भी इतना मजा नहीं आ पाता। तो यहाँ पे आपको या तो सेटिंग्स डाउन करनी पड़ेगी, बिकॉज ये वेरी हाई सेटिंग्स है अच्छे फ्रेम रेट निकालने के लिए। देन लास्टली एलन वेक 2, यहाँ पे हमने हाई सेटिंग्स रखी है और ये गेम बहुत डिमांडिंग है, एंड फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे FPS मिलते हैं। यहाँ पे नॉर्मली 30-35 ही है, जितना मजा नहीं आता। लेकिन अगर रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर देते हैं तो भाई इतना मजा नहीं आता। हाँ, फ्रेम जनरेशन लगा के फिर भी 40 FPS मिल रहे हैं, प्लेबल FPS है। हाई से मीडियम सेटिंग्स भी आप कर सकते हो तो उसमें अच्छे फ्रेम रेट मिल जाएंगे। तो ओवरऑल कंक्लूड करें तो इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस 1080p मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे अच्छे FPS पे आप गेम्स खेल सकते हो। फ्रेम जनरेशन लगा लोगे तो और भी बेटर गेम प्ले निकल के आ जाता है। बाकी आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताओ। देन पोर्ट्स, राइट साइड में हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, जिसका आउटपुट RTX 4050 से मिलेगा। एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट एंड USB-C 3.2 Gen 2 पोर्ट, यानी कि फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर डिस्प्ले आउटपुट। लेकिन जो टाइप C का डिस्प्ले आउटपुट है दैट इज फ्रॉम iGPU, Intel UHD से दे रहा था, और यहाँ पे पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट नहीं है, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट। इस प्राइस पे PD बहुत जरूरी है भाई, इतना भारी चार्जर लेके किसी को नहीं जाना। नॉर्मल आजकल गैन चार्जर्स वगैरह आते हैं 100 वाट वाले, हमने वीडियो बना रखी है, वो चार्जर्स बहुत बढ़िया है, जिससे आप फोन भी चार्ज कर लो, अपना लैपटॉप भी चार्ज कर लो, अदर एक्सेसरीज भी कर लो। कोई बंदा नहीं गेमिंग कर रहा है ट्रैवल करते हुए तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, PD इज इंपॉर्टेंट। बाकी पोर्ट्स लेफ्ट साइड में एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो एंड फुल साइज का SD कार्ड रीडर स्लॉट, जो क्रिएटर्स के लिए या फोटोग्राफर्स के लिए काफी काम आने वाला है, या फिर स्टोरेज एक्सपेंशन में भी। अगर आपको SSD अपग्रेड नहीं करनी तो आप हाई स्पीड वाले विद बिग कैपेसिटी SD कार्ड्स बाय कर सकते हो, जो आप आराम से डेटा स्टोर करने में यूज कर सकते हो। एंड ओमेन हब सॉफ्टवेयर मिलता है इसके अंदर, जिसके अंदर बेसिक ट्वीकिंग वगैरह कर पाओगे लैपटॉप की। एंड मक्स स्विच नहीं है इस लैपटॉप के अंदर, दैट यू कांट चेंज योर डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम iGPU टू DGPU फॉर बेटर परफॉर्मेंस। iGPU बैटरी बैकअप के लिए, DGPU अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, लाइक गेमिंग में FPS या कोई प्रोडक्टिविटी काम कर रहे हो, वो इस लैपटॉप में नहीं है। अनदर ड्रॉबैक। और फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट हमारे को मिलती है। टाइपिंग एक्सपीरियंस डिसेंट है, जैसा एक विक्टस लैपटॉप का होता है। एंड जो ट्रैक पैड है फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर वगैरह को यहाँ पे सपोर्ट करता है एंड स्मूथ है चलने में, ट्रैक पैड में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब आ जाती है एक और डिसअपॉइंटमेंट, डिस्प्ले 15.6 इंचेस की यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले मिलती है, IPS पैनल है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी भाई, मैक्सिमम 275 निट्स की ब्राइटनेस गई इसके अंदर, वो ये अपना 250-300 निट्स वाली ही डिस्प्ले है। और कलर गैमेट बेसिक, यानी कि 69% sRGB एंड 49% NTSC। तो कलर ग्रेडिंग वाले टास्क तो भूल जाओ। अगर आप फोटोशॉप चला रहे हो या वीडियोस में कलर ग्रेडिंग कर रहे हो, सेपरेट मॉनिटर बाय करना पड़ेगा, कलर एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं है। हाँ, काम चलाओ आप कर सकते हो, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो नहीं आप यूज कर सकते इसकी डिस्प्ले, क्योंकि इसकी डिस्प्ले में जो कलर दिखाई दे रहे होंगे आउटपुट कुछ और ही दिखेगा। तो बेसिक कामों के लिए ठीक है, गेमिंग कर ली, मल्टीमीडिया वगैरह के लिए यूज कर लिया, या डे टू डे टास्क कर लिए, उसके लिए डिस्प्ले बढ़िया है। बट फिर वही बात है, इसी प्राइस पॉइंट के आसपास में Lenovo लॉक आता है विद बेटर डिस्प्ले, लाइक 100% sRGB। बाकी कंपेटिटिव लैपटॉप की आगे बात करता हूं। एंड देन वी हैव अनदर डिसअपॉइंटमेंट व्हिच इज वेबकैम। 720p है, नॉर्मल हो गया 1080p, लेकिन इसके अंदर 720p है। बाकी अब जो अगले वेरिएंट आएंगे इनके, उसमें देखते क्या होता है। एंड ऐसी कुछ माइक की क्वालिटी है, ऐसी कुछ वेबकैम की क्वालिटी है। बता दो कमेंट करके आपको कैसी लगी। तो स्पीकर भी वही अपने 2-2 वॉट के 2 स्पीकर है, डाउन फायरिंग वाले, एंड ओके ही आवाज है, ना तो बहुत ही अच्छी ना तो बहुत ही बेकार, ना एक्साइट हो गए ना डिसअपॉइंट हो गए। एंड ऑडियो इज बाय Bang & Olufsen। तो यहाँ पे इसका अपना सॉफ्टवेयर मिल जाता है ऑडियो कंट्रोल का, जिसके अंदर आप ऑडियो लेवल्स मैनेज कर सकते हो, नॉइज कैंसलेशन मिल जाता है, इक्वलाइजर मिल जाएगा, कुछ भी ट्वीक वगैरह करना हो, ये सारी चीजें इसके अपने स्पीकर में पता नहीं लगती, कुछ हेडफोन या स्पीकर वगैरह कनेक्ट करा है उसमें पता लगती है। देन वी हैव बैटरी, जो एक अच्छी है इस लैपटॉप के अंदर, दैट इज 70 Wh की बैटरी। एंड यहाँ पे हमारे यूसेज में जो कि बेसिक टास्क, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ एंड बैटरी सेवर में उसके अंदर 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप निकाल के दी गई। बाकी आपका यूसेज चेंज होगा तो बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखो ये लैपटॉप की पूरी बातचीत होगी। अब इसको कंपेटिटिव लैपटॉप से भिड़वा लेते हैं। जैसे कि इसी प्राइस पॉइंट के आसपास में एसर का नाइट्रो V चल रहा है। तो यहाँ पे बिल्ड एंड डिजाइन वाइज नाइट्रो V जो है वो थिन गेमिंग कैटेगरी का लैपटॉप है, ये फुल फ्लेजेड गेमिंग कैटेगरी का लैपटॉप है। लाइक वो अंडर 2 kg है, ये अबव 2 kg है। देन बैटरी में विक्टस जीतता है बिकॉज 70 Wh, उसके अंदर 57 Wh है। और प्रोसेसर दोनों के अंदर सेम है, GPU दोनों के अंदर सेम है, डिस्प्ले दोनों के अंदर सेम है। आई थिंक नाइट्रो V की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है विक्टस के कंपैरिजन में, और नाइट्रो भी एक जगह जीतता है, दैट इज DDR5 रैम, लेकिन बाकी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आप अपनी चॉइस खुद बना लो। और हाँ, नाइट्रो V में MS ऑफिस भी नहीं है, तो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस पर डिसाइड कर लो। लाइक आपको अंडर 2 kg लैपटॉप चाहिए तो वो है, DDR5 रैम चाहिए वो है, बेटर बैटरी बैकअप चाहिए तो ये है। तो चीजें आगे पीछे हो सकती है, थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, थोड़ा सा देख लेना। देन Asus का V16 जो भी हमने किया था, इसके अंदर Intel Core 5 प्रोसेसर है। देखो कोर अल्ट्रा अलग है, i5 अलग है,
कोर 5 अलग है, ये इंटेल का रहता है, ये धीरे धीरे सिमट जाएगा, समझ आने लग जाएगा। तो ये बेसिकली नई जनरेशन का i5 मान लो, एंड ये लैपटॉप 80,000 रुपीज का चल रहा है आज की डेट में। और अगर इसके सीपीयू को कंपेयर करेंगे विक्टस के सीपीयू से, तो ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म करता है मल्टी कोर और सिंगल कोर में, जबकि टेक्निकली सेम है, 8 कोर 12 थ्रेड्स 4P कोर 4E कोर, लेकिन बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि करंट जनरेशन का है। देन जीपीयू एसुस में 65 वॉट है, विक्टस में 75 वॉट है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली थोड़ी सी वॉटेज भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकती है। जैसे आप ग्राफिक्स स्कोर देख सकते हो, ग्राफ अपने सामने, बहुत थोड़ा सा फर्क है नंबर्स वगैरह में। डिस्प्ले दोनों के अंदर सेम है, बेसिक वाली वही 300 निट्स वाली, एंड Asus V16 के अंदर हमारे को DDR5 रैम मिलती है, इसमें DDR4 है, तो वहां पे वो जीत जाता है। और बैटरी में खास डिफरेंस नहीं है, Asus V16 में 63 वॉट आ रहा है, इसके अंदर 70 वॉट आ रहा है, तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक है लैपटॉप। सीपीयू में वो वाला थोड़ा बेटर हो जाता है, बट ऑब्वियसली 5,000 रुपए महंगा भी है। तो अगर वो आपको 75 के आसपास मिलता है तो इसको छोड़ के आप वो वाला ले सकते हो। बाकी डेडिकेटेड रिव्यू है चैनल पे, एक बार वो भी देख लेना। और फिर आ जाता है Asus TUF Gaming A15, जो भी हमने रिसेंटली रिव्यू किया था, Ryzen 5 7435HS के साथ RTX 4050। ये वाला जो लैपटॉप है इसमें iGPU नहीं है, तो पावर एफिशिएंट प्रोसेसर तो है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट डायरेक्टली DGPU से दिया जा रहा है, और वो DGPU का बंद नहीं कर सकते। मक स्विच नहीं है इसके अंदर भी लेकिन मक स्विच ना होना और एक iGPU ना होना, दोनों में खास डिफरेंस है। iGPU होता तो लैपटॉप काफी पावर एफिशिएंट हो जाता है, छोटे छोटे टास्क के लिए उसको जीपीयू पे लोड डालने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो वहां पे इतना लोड नहीं है कि ग्राफिक्स कार्ड काम में आएगा, iGPU भी काम कर देता है, लेकिन इन लैपटॉप में iGPU नहीं है, तो हर चीज के लिए DGPU चलेगा, तो बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलता। बिल्ड एंड डिजाइन तो एनी टाइम भाई टफ मेरे को बेटर लगता है विक्टस के कंपैरिजन में। देन वी हैव बैटरी, यहाँ पे टफ में 90 वॉट आवर की बैटरी है, यहाँ पे विक्टस हार जाता है। देन वी हैव प्रोसेसर, भाई प्रोसेसर का नंबर बेटर है मल्टी कोर सिंगल कोर में 7435HS का। देन वी हैव 4050, लेकिन 140 वॉट है Asus TUF के अंदर, तो वहां पे भी जीपीयू में जीत जाता है Asus TUF। और रैम भी लेटेस्ट हमारे को DDR5 मिलती है 16GB, लेकिन सिंगल चैनल है, लेकिन DDR5 की सिंगल चैनल भी अपने आप में बेटर परफॉर्म करती है कंपेयर टू डुअल चैनल DDR4। और TUF की डिस्प्ले बेटर है, 100% RGB डिस्प्ले विद 300 निट्स की ब्राइटनेस, तो ओवरऑल TUF इससे जीत जाता है, लेकिन इससे 7-8 हजार रुपए महंगा भी है, तो वो चीज आप सोच के चलना। एंड iGPU वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, वहां पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बैटरी वॉट आवर भी तो बढ़ रहा है ना, तो वहां पे वो चीज कवर अप वो कर देता है, वो भी 5 to 6 आवर्स का बैकअप निकाल के देता है। तो भाई सिंपल है, विक्टस के सामने अगर पैसे ज्यादा ऐड कर सकते हो तो ये वाला TUF भी आप ले सकते हो। एंड 83,000 तक अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो ऑल टाइम विनर इस टाइम पे Lenovo Lock है। 13450HX मिलता है इसके अंदर हमारे को, जो भाई सीपीयू में मल्टी कोर में अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है, इवन सिंगल कोर में बेटर है। देन वी हैव 4050, दैट इज 105 वॉट, वो भी हमारे को 75 वॉट से बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बिल्ड एंड डिजाइन में मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट दोनों सेम ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये सब्जेक्टिव हो सकता है, आप देख लेना। रैम DDR5 मिलती है, लॉक जीत जाता है, बस बैटरी लॉक के अंदर 60 वॉट आ रहा है, इसके अंदर 70 वॉट आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वहां पे। और डिस्प्ले के मामले में 100% sRGB एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस लॉक के अंदर, तो ओवरऑल लॉक एक अच्छी चॉइस है 82,990 के प्राइस पॉइंट में। TUF और उसमें आप थोड़ा देख सकते हो आपको ज्यादा बेटर कौन सा लगता है, आप Lenovo के लिए भी जा सकते हो, TUF के लिए भी जा सकते हो, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। एंड दोनों के ही डेडिकेटेड रिव्यू भी है चैनल पे, तो वो भी देख लेना। एंड सेल वेल आती है, थोड़े बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता है, प्राइस ट्रैकर के थ्रू देख लिया करो। एंड ओवरऑल ये था लैपटॉप। एंड भाई जो ये HP का विक्टस है, तो मैं सही बताऊं ये लैपटॉप बहुत जगह लैग करता है भाई, रैम में लैग करता है, वेबकैम में लैग करता है, डिस्प्ले बेसिक है, सारी चीजें मैंने आपको हैंड टू हैंड बताई दी। एंड 75-76 इस पे लगाने से बेटर आप थोड़े से पैसे ऐड करके अदर लैपटॉप्स पे लगा सकते हो, जो मैंने आपको बताया। एंड इसका प्राइस अगर 65 के आसपास तक आता है ना, तो ये अच्छी मशीन बन जाएगी, क्योंकि उसके हिसाब से ऑफरिंग्स अच्छी है। बाकी फ्यूचर में तो प्राइसेस और कम होंगे, पता नहीं कितने कम होंगे 50 सीरीज आने के बाद, तो अपना देखते रहना, वीडियो ऑलवेज रेलेवेंट रहती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई लैपटॉप का रिव्यू चाहिए कमेंट में भर डालो, एंड कोई सजेशन फीडबैक क्वेरी वो भी लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।